हेलो बच्चों, पिछली बार हमने उत्तराखंड प्री की तैयारी के कुछ मेथड्स की चर्चा की थी। आज हम मेंस के क्वेश्चंस कैसे तैयार किए जाएं और मेंस का सिलेबस क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में पहले एक पेपर आया करता था जिसका नाम प्रेजेंट डे होता था। अब यहाँ के सिलेबस से इस पेपर को हटा दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड के सिलेबस में ये पेपर आज भी मौजूद है। 150 मार्क्स का ये पेपर होता है और बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है ये। कोई भी बच्चा जो लॉ स्टूडेंट है वो इस पेपर की जितनी भी गतिविधियां हैं उन सब से एक्वेंटेड रहना ही चाहिए, ये प्रजम्पशन की जाती है। यानी प्रेजेंट डे का जो पेपर है वो क्या क्या फील्ड कवर करता है, सबसे पहले हम उन्हीं फील्ड्स को आपको बताएंगे। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के जितने लेटेस्ट टॉप जजमेंट्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, उन सब में से 2 क्वेश्चन या 2 जजमेंट कह लीजिएगा आप, उनके फैक्ट और उनके एनालिसिस और कौन सा डॉक्ट्रिन उसमें जो है इस्टेब्लिश हुआ, इन सब पर क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आप मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर बेस होंगे। उन केस के वो फैक्ट पूछ सकते हैं आपसे, उनमें क्या होल्ड हुआ है ये पूछ सकते हैं। तो इन 2 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप कंटिन्यू एक नियम बनाएं कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की स्टडी करनी है। उसके लिए आप कोई जर्नल सब्सक्राइब कर सकते हैं या डिजिटल जर्नल भी लाइव लॉ जैसा सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जजमेंट जनरली कॉन्स्टिट्यूशन बेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित होते हैं। कोई जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर का भी हो सकता है। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट होने के बाद महिलाओं के कॉम्पल्सरी राइट के संबंध में आजकल कुछ जजमेंट आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट भी आया है कि सेल्फ अर्न्ड हो या सक्सेशन में मिली प्रॉपर्टी हो, उसमें महिलाओं का अपने फादर की प्रॉपर्टी में भाई के बराबर हक होगा। जितना भाई का होता है उतना ही महिलाओं का होगा। शर्त ये रखी इस जजमेंट में कि अगर टेन्योर होल्डर ने अपनी लैंड की विल नहीं की है। विल अगर की है तो उसका एक राइट है विल करना, वो अपने लाइफ टाइम में किसी को भी विल कर सकता है। और अगर विल नहीं की है, यानी कि उसकी डेथ निर्वसित हुई है, अनटेस्टामेंट्री हुई है, तब महिलाओं को भी वही राइट जाएगा जो उसके पुरुष मेंबर्स को जाता है, पुरुष सक्सेसर को जाता है। तो इस तरह से ये वाली रूलिंग भी आप तैयार करें। इसको भी पूछ सकते हैं, इसके फैक्ट्स भी पूछ सकते हैं और क्या लॉ ले डाउन हुआ है ये भी पूछ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस के तो मेन इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सबको पूछा ही जाता है। 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इस बारे में। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक डील होता है प्रेजेंट डे में, वो टॉपिक है इनैक्टमेंट्स। जो नए कानून बनते हैं उन नए कानूनों के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि रेरा बना कभी 2-3 साल पहले, तो ये क्वेश्चन आया था, रेरा वाला क्वेश्चन एक एग्जाम में, इसकी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। इसी तरह से आरटीआई एक्ट जब बना तो आरटीआई एक्ट में से कई साल तक क्वेश्चन आते रहे। इसी तरह से बेनामी प्रोहिबिशन ट्रांजैक्शन एक्ट बना, इस एक्ट में से भी कई साल तक क्वेश्चन पूछे जाते रहे। इसलिए आप ध्यान रखें कि जब भी पार्लियामेंट सेशन चालू हो, उस पार्लियामेंट में सेशन में जो भी नया एक्ट बने, उस नए एक्ट के प्रोविजंस आप जिस्ट के रूप में लिख लें अपनी डायरी में। सेक्शन हो तो संभवतः सेक्शन भी लिख लें, याद हो जाए तो। नहीं तो आप उसका जिस्ट क्या है, किस टॉपिक को ये डील करता है, उसको आप अवश्य तैयार कर लें। जैसे कि हालांकि वो लॉ अब रिपील हो चुके हैं,
लेकिन आप लिख सकते हैं कि कृषि कानून में क्या व्यवस्था थी। और अगर रिपील हुए हैं तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसी भी लॉ को रिपील करने की क्या व्यवस्था है। उसके लिए भी पार्लियामेंट में उसी तरह से एक लॉ पेश होता है जैसा कि लॉ बनाने के लिए पेश हुआ था। ऐसा ही एक एक्ट पेश हुआ है पार्लियामेंट में जिसका टाइटल ही ये था कि 3 कृषि कानूनों को रिपील करना है इस एक्ट के द्वारा, और वो पार्लियामेंट में पेश हुआ। जैसे बाकी लॉ पास होते हैं ऐसे ही एक लॉ पास हुआ पार्लियामेंट में कि 3 कृषि कानूनों को रिपील करना है। इस तरह से कानूनों के इनेक्टमेंट के बारे में इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विशेषकर रिपील कैसे किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। और रिपील की प्रक्रिया वही है जो हमने बताई। जैसे कि 3 कानून बने, ये कभी पेश हुए पार्लियामेंट में, इनका ड्राफ्ट पेश हुआ, इन पर चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद ये पास हुए दोनों सदन से, फिर राष्ट्रपति की सहमति मिली। इसी तरह से रिपील करने में भी उन्हीं व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ा। रिपील का एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, पार्लियामेंट में पेश हुआ, चर्चा हुई, सदन से पास हुए दोनों सदन से, और फिर राष्ट्रपति को भेजे गए, राष्ट्रपति ने कंसेंट दी, और असेंट के बाद जो है फिर ये कानून बना और पुराने तीनों कानून रिपील हो गए। ये सारी प्रक्रियाएं किस किस कानून के तहत बिल पेश होता है, किस कानून के तहत सदन में चर्चा होती है, और किस आर्टिकल के तहत जो 111 है राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, जिसके बाद कानून एग्जिस्टेंस में आ जाता है। इसके बाद जो अमेंडमेंट्स हैं, लॉ में जितने भी अमेंडमेंट हर साल होते हैं, ये जनरली प्रोसीजर वाले जो हमारे प्रोविजंस है, CPC, CRPC, एविडेंस, इनमें बहुत चेंज होते रहते हैं। बैंकिंग लॉ में भी अब बहुत चेंज हो रहे हैं। बैंकिंग लॉ भी जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है तो कोई ना कोई बैंकिंग लॉ चेंज हो जाता है। तो इसलिए इस फील्ड के भी अमेंडमेंट्स जितने हो रहे हैं उन सब का आप एक चार्ट बना लें, डायरी में नोट कर लें, किस सेक्शन से अमेंड हुए हैं, क्या अमेंड हुआ है, पहला लॉ क्या था, नया लॉ क्या है, ये दोनों पॉइंट्स उसमें लिख लें। इसके बाद फिर जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं हमारी, किसी देश के साथ हुई है, या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, या इंटरनेशनल केसेज हुए हैं उस साल में, उनको भी हम तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आपका पहला पेपर प्रेजेंट डे के नाम से जो है वो तैयार हो जाता है, और ये 150 मार्क्स में से आपको अच्छे खासे मार्क्स दिला सकता है। सेकंड पेपर लैंग्वेज का है। इसके लिए प्रैक्टिस डेली आधा घंटा हिंदी से इंग्लिश और आधा घंटा इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करें, नए वर्ड्स लिखें हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी वाले, और प्रेसिस, और एक ऐसे राइटिंग। ये भी आपका स्कोरिंग पेपर है। अगर ट्रांसलेशन सही हो जाती है तो बड़े हैवी मार्क्स आते हैं इसमें, इसलिए ट्रांसलेशन को पर्याप्त समय दें, डेली प्रैक्टिस करें ट्रांसलेशन की। इसके बाद जो लॉ के पेपर होते हैं वो 3 पेपर होते हैं। लॉ फर्स्ट, जिसमें सब्सटेंटिव लॉ आता है। इसमें आप किसी भी सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स, ओल्ड लॉ यानी कि ओल्ड रूलिंग और लेटेस्ट रूलिंग, 3 तरह से इस क्वेश्चन का आंसर पूरा करें। और अगर डिफरेंसेस पूछे गए हैं तो डिफरेंसेस का कॉलम बनाकर उनके ग्राउंड्स जो डिफरेंसेस के उनको नोट करने, जैसे कि चीटिंग और क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन का डिफरेंस पूछ सकते हैं, या चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का पूछ सकते हैं। तो उनके जो जो ग्राउंड्स हैं डिफरेंस के वो लिखें। और सबसे नीचे अगर संभव हो याद कर सकें आप तो प्रोसीजर भी नोट करें। प्रोसीजर कैसे होता है, सपोज 302 का मुकदमा है, कत्ल का मुकदमा है, तो उसका प्रोसीजर होता है कि वो सेशन ट्रायबल होता है, नॉन बेलेबल होता है, कॉग्निजेबल होता है, और नॉन कंपाउंडेबल होता है। तो प्रोसीजर्स के 4-5 स्टेप्स हैं। हर क्वेश्चन के साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आपने IPC के क्वेश्चंस में प्रोसीजर भी नीचे लिखा है तो हर क्वेश्चन पर आपका आधा मार्क्स बढ़ सकता है। और प्रोसीजर को लिखने का फ़ायदा ये होगा तैयार करने का कि प्री में भी आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसा टैग हो सकता है, ऐसा मिल सकता है जो आपको प्रोसीजर के रूप में तैयार है लेकिन प्री में मिल गया, जैसे कि कंपाउंडेबल
सेक्शन 320 है CRPC में, तो कंपाउंडेबल का कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जा सकता है कि इनमें से कौन सा केस कंपाउंडेबल है या कौन सा कंपाउंडेबल नहीं है, तब इस केस का आपको फ़ायदा हो जाएगा। प्री में ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा केस कॉग्निजेबल है और कौन सा नहीं है, इसका आंसर देने का लाभ मिलेगा। इसी तरह से बेलेबल और नॉन बेलेबल कौन सा क्वेश्चन है, इसका लाभ मिलेगा। कभी कभी पनिशमेंट भी पूछ लेते हैं कि किस केस में क्या पनिशमेंट है। तो अगर आपने तैयार किया है कि ये पनिशमेंट है, तो प्री में उसका आंसर देने का आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से प्रोसीजर का एक नीचे आप हेडिंग डाल सकते हैं कि प्रोसीजर क्या है, और उसमें दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं क्या क्या लिखेंगे कि कौन से केस किस कोर्ट के द्वारा ट्राइबल है, कंपाउंडेबल है कि नहीं है, कॉग्निजेबल है कि नहीं है, बेलेबल है कि नहीं है, और पनिशमेंट, ये सारी व्यवस्थाएं आप उसमें लिख सकते हैं। इसी तरह से जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हों, तो पुराना लॉ लिखते हुए, अमेंडमेंट लिखते हुए, जैसे कि SRA में, SRA जो है आमूल चूल अमेंडेड हुआ है 2018 में, तो अमेंडमेंट प्रोविज़न को ज़रूर ध्यान में रखें। अमेंडेड प्रोविज़न लिखने के बाद ही अपना आंसर पूरा करें, और फिर लेटेस्ट रूलिंग्स उस टॉपिक पर जो भी सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट की हैं, उनको कोड करते हुए अपना आंसर पूरा करें। थैंक यू।